So hi guys, welcome to our channel Mathematics Zone, Solution of Finding Mathematics. This is the lecture 20 of partial differential equation और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के बचे हुए दो पार्ट्स हैं उसके एग्जांपल्स उसे सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, जो x टू द पावर m और y टू द पावर n वाला था और जो जनरल थ्योरी था हमारे पास निकालने के लिए, ठीक है, उसके बारे में हम लोग तो जानेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल के दो पार्ट। पार्टिकुलर इंटीग्रल का जो पहला पार्ट था e टू द पावर x प्लस बी वाई में क्या करना है, अगर वो आ जाए एफ एक्स वाई के टर्म में, अगर एफ एक्स वाई के टर्म में अगर आपका साइन ए एक्स प्लस बी वाई आ जाए तब क्या करना है, वो भी हम लोगों ने क्वेश्चन के द्वारा सॉल्व किया था, उसकी थ्योरी भी पढ़ी थी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हो। और हाँ गाइस, एक बात और, अगर इससे रिलेटेड आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर इसके रिलेटेड पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ओके, तो चलो शुरू करते हैं इसके पार्ट को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। ठीक, एक्स टू द पावर एन वाई टू द पावर एन वाला को कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालना वो पिछले वीडियो में हम लोगों ने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था। सबसे पहली बात, ये जो क्वेश्चंस आते हैं, जो पीडी का जो क्वेश्चन है ये वाला पर्टिकुलर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है, ये बेसिकली दो पार्ट में आते हैं। एक होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, एक आता है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तो वो नॉन होमोजीनियस वाला पढ़ेंगे। और इसका 17.6 में बेस लेवल के इसके बारे में दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस आपको पता होगा, अगर आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा भी सॉल्व किया होगा क्लास 12 में भी अच्छे से, तो वहाँ होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा पता होगा। देखो, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, जिसका डिग्री और ऑर्डर क्या होता है, जो सेम हो थ्रू आउट द इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ देखना है। ठीक है, पेन का कलर देखो, ये वाला पार्ट में हमें सिर्फ देखना है कि इसमें डिग्री और जो ऑर्डर है वो क्या है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ऑर्डर हमारे पास क्या है, 3 है, और यहाँ पर भी ऑर्डर हमारे पास क्या है, 3 है। डिग्री सबका क्या है, 1 है। तो ऑर्डर 3 और डिग्री 1 का जो इक्वेशन है, ऑर्डर 3 और डिग्री 1 है दोनों में, तो ये हमारे पास क्या गया, होमोजीनियस इक्वेशन। लीनियर भी है, ठीक, और कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ भी है। किसके साथ, कोएफिशिएंट जैसा क्या है, 2 है। टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, तो ये क्या आया, किसके अंतर्गत आ गया, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसका सॉल्यूशन के लिए हमें दो पार्ट चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल में बेसिकली हमें किस पार्ट का काम पड़ता है, राइट हैंड साइड वाले पार्ट का, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में इस पार्ट का। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल में दोनों पार्ट का काम पड़ता है, लेकिन जो रिलेटेड है, किसके रिलेटेड निकालते हैं हम, इस राइट हैंड साइड के पार्ट के रिलेटेड ही आंसर सब निकालते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन से। तो सबसे पहले इसको ऑपरेटर डी के फॉर्म में लिखते हैं, डी और डी डैश को। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि डी क्या होता है, डी इक्वल टू डी बाई डी एक्स होता है, और डी डैश क्या होता है, डी बाई डी वाई होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और भी चाहिए, और भी चीज़ की जानकारी चाहिए कि ये कैसे हो गया। ठीक है, तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं, उसमें और डिटेल से इसके बारे में समझाया गया है। ठीक, तो चलो यहाँ पर क्या आ गया, इसको ऑपरेटर डी और डी डैश के टर्म में लिखते हैं। तो डी क्यूब जेड माइनस 2 डी स्क्वायर डी डैश जेड इक्वल टू 2 ई टू द पावर 2x 3x स्क्वायर वाई। ठीक, अब जेड कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी क्यूब माइनस 2 डी स्क्वायर डी डैश इंटू जेड इक्वल टू 2 ई टू द पावर x प्लस 3x स्क्वायर वाई। समझ में आया। तो अब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे इसी का। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, किसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, डी को m से रिप्लेस करते हैं और डी डैश को 1 से रिप्लेस करके जो इक्वेशन हमें मिलेगा उसको हम इक्वल टू 0 कर देंगे, तो उसका हमें रूट्स मिलेगा। ठीक, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए डी इक्वल टू m सब्स्टिट्यूट करेंगे, डैश इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक, तो एम क्यू माइनस 2 एम इक्वल टू 0 मिलेगा। तो एम स्क्वायर इक्वल टू एम माइनस 2, एम स्क्वायर इंटू एम माइनस 2 इक्वल टू 0। तो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 0, m3 इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा रूट्स। समझ में आ गया, ये क्या हो गया हमारे पास, इसका रूट हो गया है। तो रूट के द्वारा हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, ये हमें पिछले वीडियो में अच्छे दिखा था, इसका थियरी पार्ट भी और सॉल्यूशन भी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो इसका होता है y, अगर दो रूट आपका सेम है तो इसका फॉर्मूला होता है f1 y प्लस m1x प्लस x इंटू f2 y प्लस m1x। ठीक, यहाँ m1 m2 सेम है, इसीलिए क्या x में मल्टीप्लाई होता है। अगर तीन रूट इक्वल होंगे तो देखो ये वाला पार्ट तो आपका सेम ही रहेगा, ये वाला पार्ट तो आपका सेम ही रहेगा, यहाँ जो x है यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बस। ज़्यादा इसके बारे में जानना है तो आप पिछले वीडियो अच्छे से देख सकते हो, उसमें सब बताया गया है। तो हमारा सी एफ क्या निकल गया, सी एफ निकला f1y प्लस एक्स f2y प्लस f3y प्लस 2x। ये हो गया हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब बात आती है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की, क्योंकि हम लोगों ने सी एफ निकाल लिया है और सॉल्यूशन जो होता है इसका क्या होता है, जेड इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ जो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए राइट हैंड साइड का दो पार्ट जरूरी है,
तो दोनों पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट में जो है अलग अलग निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, ताकि हमें आसानी हो, ठीक, ज़्यादा मेसी ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें। दोनों पार्ट के लिए अलग कैसे निकालेंगे देख लो आप लोग। ये दोनों को मैंने क्या किया है, अलग अलग विभाजित कर दिया, अलग अलग डिवाइड कर दिया दोनों को। तो इस पार्ट के लिए हम अलग निकालेंगे, इस पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, अलग निकालेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं सबसे पहला पार्ट के लिए क्या निकलता है हमारे पास। सबसे पहला e⁻2x के लिए क्या निकलेगा हमारे पास, हम जानते हैं e⁻x + vy के लिए हम क्या करते थे, ये वाला पार्ट आपको याद होगा, e⁻x + vy के लिए हम लोग क्या करते थे, तो ये जो है a d सब्सटीट्यूट करते हैं और b जो है d' सब्सटीट्यूट करते हैं, ठीक है। d और d' सब्सटीट्यूट करते हैं, बस यही बात है। तो यहाँ पर आपको कुछ y वाला टर्म तो नहीं दिख रहा था, यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, 0 y ले सकते हो, ठीक है। यहाँ क्या ले सकते हो, 0 y ले सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, b। तो उसी तरह से यहाँ सॉल्यूशन जो है उसी तरह से लिखा हुआ है, देख लो, d = a = 2, d' = 0, ठीक। अब d = a सब्सटीट्यूट करते हैं, d' = 0 सब्सटीट्यूट करते हैं, तो निकल गया हमारे पास 2/8 e⁻2x = 1/4 e⁻2x। पी का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, पी का वैल्यू हमारे पास हो गया है e⁻1/4 e⁻2x, किसका, सिर्फ e⁻x के लिए, 2x के लिए। अब हम निकालेंगे क्या, 3x² वाला टर्म, ठीक, 3x² वाला टर्म पी निकालेंगे। तो देखो क्या होता है उसका, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, नीचे वाले टर्म को हमें बाइनोमियल में तोड़ना पड़ता है, ठीक है। बाइनोमियल में तोड़ने के लिए देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक तरफ 1 लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम एक्सपेंशन फार्मूला जानते हैं, 1 - d टू दी पावर -1 क्या होता है, 1 + d + d² + d³ अप टू जहाँ तक जा सके, ठीक है, जहाँ तक हम जहाँ तक में ये टर्म 0 ना हो जाए वहाँ तक हम लोग लेंगे, ठीक। ये है फार्मूला। इसके बारे में आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी समझाया गया है, उसके थंबनेल पोस्टर में ही लगा होगा जिसमें ये वाला पार्ट समझाया गया है, तो वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हो। वहाँ अगर क्लियर हो जाएगा तो यहाँ भी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो देखो ये वाला फार्मूला, एक दो फार्मूला जो आप क्या गूगल में भी सर्च करके निकाल सकते हो, 1 - d टू द पावर -2 और 1 + d टू द पावर -2, ये सब निकाल लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये सब जरूरी है, ये सब एग्जाम में रिसेंटली पूछा ही जाता है। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से हमें एक तरफ क्या लाना है, 1 लाना है, ठीक है। सबसे हमारा पहला स्ट्रैटेजी 1 लाना है। और हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखने की, जो y है, ठीक, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, सिर्फ अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा कांस्टेंट क्या आ जाएगा, 3x² y कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम y को कितना बार में डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा। आप लोग सोचो, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके सोच लिया होगा आप लोगों ने। अगर हम लोग इसको y को अगर हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहला डिफरेंशिएशन 1 देगा और दूसरा डिफरेंशिएशन में क्या देगा हमारे पास, दूसरा डिफरेंशिएशन में हमारे पास क्या दे देगा, वो 0, ठीक। 0 दे देगा तो मतलब ये टर्म का ये वाला टर्म में क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा, ठीक। तो हमें क्या ऊपर में d' रखना है, d' का मतलब d/dy होता है, ठीक है। तो ऊपर वाला टर्म में हमें क्या रखना है, d' रखना है। तो वो देख लेते हैं अभी कैसे करेंगे हम लोग, तो आगे सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं। तो d³ हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर क्या बचेगा, d³ अगर हम लोग कॉमन लेते हैं, ठीक है, d³ अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या, 1 - 2d'/d, क्योंकि हमें एक तरफ 1 लाना था और एक तरफ ऊपर में क्या लाना था, d'। तो हमें जो फार्मूला हम लोग क्या इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट जो है, इस पार्ट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ये वाला यहाँ पर जो है, ये वाला जो पार्ट है इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 - 2d'/d इनवर्स x² y, 3/d³ नीचे रहेगा, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। मैं नेक्स्ट वीडियो जब क्वेश्चन बनाऊंगा तब ये डाउट आपका क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ओके। तो चलो आगे देखते हैं फिर। तो सिमिलरली देखो यहाँ पर आप लोग कि पी आई है, ये निकल गया हमारे पास। अब इसको बाइनोमियल में तोड़ेंगे तो हमको पता है 1 - d टू द पावर -1 होता है, क्या होता है, 1 + d + d² + d³ + d4। जहाँ तक हमको क्या ये टर्म वाला ये वाला टर्म मल्टीप्लाई करके 0 ना हो जाए वहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, इसका एक्सपेंशन करते हैं, ठीक। तो देखो यही एक्सपेंशन है इसका, 2d' + 2d' का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो d' क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला पार्ट आप लोग देख लो, ये वाला पार्ट यहाँ पर देखना कि यहाँ पर जो d' × x² y है, ठीक, d' का मतलब क्या होता है, d/dy ऑफ x² y। तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और यहाँ सिर्फ बचेगा क्या, x²। क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब अगर हम लोग d' निकालते हैं, d' मतलब इसको 2 बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो मतलब ब्लैक स्क्रीन थोड़ा समझा देते हैं, d2 × dy का
यहाँ वाई लग देते हैं, ठीक है। तो एक बार डिफ्रेंशिएशन इसका होगा तो क्या हो जाएगा, 1 होगा, तो डी बाई डी वाई इंटू क्या हो जाएगा यहाँ वाई, तो इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन 1, और फिर डी वाई ऑफ 1 अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा 0 होगा ना, क्योंकि ये 1 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कि 1 कांस्टेंट तो दूसरा वाला 0 हो जाएगा। जैसे हम लोग जल्दी 0 अचीव कर लें तो वहाँ से एक्सपेंशन हम लोग क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इसमें आपको थोड़ा सोचना होगा, या तो थोड़ा आप एक्सपेंड करके देख सकते हो। मुझे तो पहले से थोड़ा आदत है, इसीलिए मैं कर लेता हूँ। आपको कुछ फार्मूला याद रखने हैं, मैं बता देता हूँ, आप लोग गूगल सर्च करके वो लिख लेना, 1 + d टू द पावर -1, ये वाला फॉर्मूला आप लोग लिख लें गूगल सर्च करके, 1 + d टू द पावर -2 ये वाला, और इसके माइनस वाले वेरिएंट सब भी आप लोग याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे उससे पता नहीं है, ठीक है। क्योंकि -2 वाला ही पूछ सकता है, -1 वाला ही पूछ सकता है, तो आप ये चारों फॉर्मूला कम से कम याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। तो क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या कर देंगे, x² y को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो गाइज यहाँ तक तो आप लोगों ने निकाल लिया होगा। यहाँ पर देखो, हम लोग इसको x² y को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, x² y को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया भीतर में सबके, और हम लोग जानते हैं कि जिस टर्म को, जो टर्म सबसे कम पावर का है, उसी टर्म के अकॉर्डिंग हम उसका डेरिवेटिव या ऑपरेटर वाला टर्म है उसको हम ऊपर रखें, क्योंकि अगर उस टर्म को रखेंगे तो जल्दी हमारे जीरो आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एक्सपेंशन हमें कम करना पड़ेगा, तो काम अगर कम होगा तो जल्दी हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। क्लियर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पी आई क्या हो जाएगा, 3/d³ x² y प्लस 2x² बाई डी 2x² बाई डी प्लस 0, ये हो जाएगा हमारे पास। यहाँ तक क्लियर होगा गाइज आपको। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि देखो यहाँ पर जो हमारे पास निकला था, यहाँ पर जो हमारे पास 2x² बाई डी निकला था, तो अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है, बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको पता होगा 1/d का मतलब क्या होता है। 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ f(x), जो यहाँ पर अगर f(x) दिया हुआ है आपके पास, या कोई भी कांस्टेंट दिया हुआ है f(x) विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) विथ रिस्पेक्ट टू x। या अगर इंटीग्रेशन अगर आपको 1/d' दे देगा, तो इसके लिए आपको क्या लिखना है, यहाँ पर अगर f(x) रहेगा तो इसके लिए आपको लिखना है f(y) रहेगा, तो इसके लिए आपको लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ f(y) विथ रिस्पेक्ट टू dy। क्लियर गाइस, ये बातें आपको ध्यान में नहीं चाहिए, ताकि आप जो 1/d वाला टर्म जो है उसको आसानी से आप सॉल्व कर सको। तो अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पी आई इक्वल टू 3/d³ x² y और इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx। 2x² dx क्यों हो गया यहाँ पर, 1/d का अर्थ क्या होता है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, जो फंक्शन f(x) का है। तो 2x² क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, आप जानते हो 2x³/3, तो वही नेक्स्ट लाइन में आने वाला है। तो 3/d³ x² y प्लस 2x³/3। अब सिमिलरली हम लोग देख चुके हैं जैसे कि 1/d की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx के बराबर होती है, अगर यहाँ पर क्या कोई टर्म होता है f(x) का, तब, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास है 1/d³, मतलब हमारे पास कितने काम है, 3 बार इंटीग्रेशन करना है हमको, 3 बार इंटीग्रेशन करना है एक फंक्शन का, जो उसका वैल्यू फिर निकलते रहेगा, फिर उसका इंटीग्रेशन करना है, पहला इंटीग्रेशन करना है, जो उसका वैल्यू आएगा फिर उसको इंटीग्रेशन करना है, फिर उसको इंटीग्रेशन करना है, मतलब सक्सेसिवली 3 बार हमको इंटीग्रेट करना है उसको। तो रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरह से हम लोग और सॉल्व करते हैं। तो 3/d² एक तरफ ले लेते हैं, 1/d का क्या था इंटीग्रेशन ले लेते हैं, 3/d² एक तरफ हमने ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x² y प्लस 2x³/3 और dx आ गया। यहाँ तक क्लियर होगा। ये बातें समझनी बहुत ज़रूरी है कि x⁴m और y⁴n वाले प्रॉब्लम में ये बातें समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि क्योंकि उसमें हर बार यही आएगा, d² तो आना ही है, d आएगा ही, 1/d 1/d², 1/d', वो आपकी अपनी बुद्धिमत्ता पर डिपेंड करता है कि आप इसको सॉल्व कैसे करोगे क्वेश्चन के अनुसार, ठीक। क्वेश्चन के अनुसार अपना दिमाग कैसे लगाते हो कि y है, अगर कम है, जिसका पावर कम है उसी का ऊपर रखना है कोएफिशिएंट से, y का पावर कम है तो d' ऊपर रखना है, x का पावर कम है तो हमें क्या करना है, d रखना है, ठीक है। और हमें क्या करना, जो कॉमन टर्म में बाहर लेना है और 1 माइनस में लेके चलना, किस में लेके चलना, बाइनोमियल वाला में, 1 माइनस d का समथिंग में लेके चलना है, d/d' या d'/d, 1 माइनस प्लस में जो भी लेके चलना है दोनों में, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है ये मैंने बताया आप लोग को, आप लोग प्लीज़ जाके गूगल से देख लेना और प्लीज़ उसे नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता ही है।
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हमारा निकला। तो पी आई क्या, एक बार इंटीग्रेट करते तो क्या हो जाएगा, x³/3y 2x⁴/3 3 × 4। तो हमारे पास क्या 1/d² मीन्स क्या होता है, इंटीग्रेट करना पी आई को 2 बार, तो 3/d इंटू x³/3y प्लस 2x⁴/3 × 4 मतलब 12। और सिमिलरली आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्या होता है। पी आई इक्वल टू 3/d(x⁴/12) प्लस 2 × x⁵/60। ये तो आपको आता ही होगा सिंपली, अगर आप इंटीग्रेट करना जानते हो तो ये तो सिंपली आप इंटीग्रेट कर सकते हो आसानी से। फिर एक बार और इंटीग्रेट करना हमें, तो एक बार और इंटीग्रेट करेंगे क्या हो जाएगा, x⁵/60 और यहाँ x⁵ क्या होता है 360 हो जाएगा। यही हो गया 3x⁵/360 इंटू वाई प्लस 6x⁵/6/360। ये हो गया हमारे पास। और जो हमारे पास कटने वाला टर्म उसको काट देते हैं, बाकी जो हमारा क्या जनरल हमारा पी आई निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या x⁵5/20 प्लस x⁵6/360 ये निकला हमारे पास काट के। तो कंप्लीट पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, पी आई ऑफ e⁻² प्लस पी आई ऑफ 3x² y मतलब 2e⁻²x। तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा कंप्लीट पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल गया। तो पी आई इक्वल टू 1/4e⁻²x प्लस x⁵5/20 प्लस x⁵6/60। और सी एफ हमारा निकला हुआ है पहले से, तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, जेड इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, जेड इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई f1y प्लस f2y प्लस f3y प्लस 2x प्लस 1/4e⁻² प्लस x⁵5y/20 प्लस x⁵6/60। ये हमारा निकला फाइनल आंसर। ठीक, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट के लिए कि x⁴m और y⁴n रहेगा तो क्या करना है। इसमें आप एक चीज़ नोट कर लेना, ठीक है, कि जिसका पावर कम रहेगा इसमें, ठीक है, जिसका पावर जैसे y का पावर कम है तो हमेशा हमें डी डैश को प्रेफरेंस देना कि डी डैश को हम ऊपर रखें। ठीक, अगर x की पावर ज़्यादा है, x की पावर कम रहेगी तो हमेशा किसको प्रेफरेंस देना है, डी की पावर को प्रेफरेंस देना, हमें डी का पावर को प्रेफरेंस देना है। ठीक, क्योंकि अगर डी का पावर को प्रेफरेंस देंगे तो हमें जल्दी जीरो मिलने का चांस है, एक्सपेंशन कम पड़ना पड़ेगा, मेहनत कम पड़ेगा, जल्दी सॉल्यूशन उसका मिलेगा। ठीक, आप दोनों तरह से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी में एक्सपेंशन ज़्यादा हो गया तो उसमें दिक्कत हो सकती है। जैसे यहाँ तो x² ही है, कहीं x⁵5 आ गया तो एक्सपेंशन तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उसे शॉर्ट करने के लिए हम लोग ये मेथड यूज कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं जनरल थ्योरी क्वेश्चन पर। ठीक, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना तो आप लोग सीख गए होंगे। सबसे पहले आप लोग होमोजेनिटी देख लेना, इक्वेशन का होमोजेनिटी है कि नहीं, फिर आप लोग चेक करना कि वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट का है कि नहीं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि ये होमोजीनियस भी है, सब में क्या है पावर सेम है, पावर 2 का है, यहाँ कांस्टेंट कोएफिशिएंट 4 -4 और यहाँ 1 है। ठीक है, ये जो टर्म है ये तो मेरा कोई स्पेशल फंक्शन में नहीं आता f(x,y) का, f(x,y) कोई स्पेशल फंक्शन नहीं आता, क्योंकि हम लोग अभी तक 3 पढ़े हैं। कॉस वाला साइन वाले एक तरफ, e⁻x प्लस बी वाई और x⁻m और y⁻n वाला, तो इन तीनों में से किसी में नहीं आता, मतलब ये जनरल टर्म में आता है। तो जनरल को कैसे सॉल्व करेंगे उसका अप्रोच देखते हैं। कंप्लीमेंट्री फंक्शन का अप्रोच सेम ही रहेगा, आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लिए, डी इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करके डी डैश इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कीजिए, इक्वल टू m 0 कर दीजिए, तो उससे आपको क्या m के टर्म में कुछ इक्वेशन मिलेगा, उससे आप रूट निकाल लो, रूट के अनुसार जो आपका फॉर्मूला है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का उसमें आप बैठा दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो रूट मिलते हैं, क्या मिलते हैं, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1/2, तो सी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा f1y प्लस 1/2x प्लस x f2y प्लस 1/2x। ये आ जाएगा हमारे पास का कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्लियर गाइस, आगे बढ़ते, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आसानी से निकल गया। अब हम निकालेंगे इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के हम लोग क्या फॉर्म यूज करते हैं, 1/f डी डी डैश 16 इंटू लॉग x प्लस 2y, तो 1/4 डी स्क्वायर माइनस 4 डी डैश डी डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर और 16 लॉग x प्लस 2y, ये है हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपली आपको इसको करना है दो पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ लेना है। ठीक है, दो किस में तोड़ना है, पार्शियल फ्रैक्शन में, या अगर होल स्क्वायर में टूट गया तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं टूटे तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ लेना है। ठीक है, मतलब दो अलग अलग टर्म में कर लेना, तो 1/5 इंटू 1/4 इस टाइप के टर्म में आपको कर लेना है कि ये अलग रहे ये अलग रहे, ताकि इसके जो पावर m जो होती है उसको आप इसमें बैठाने में y इक्वल टू c माइनस mx बैठाने में हेल्प हो। ठीक है, उसके बारे में थियरी भी हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाता है 1/16/4 डी माइनस 1/2 डी डैश का होल स्क्वायर लॉग x प्लस 2y। ठीक है, तो 4 इंटू डी माइनस 1/2 डी डैश, तो इसका होल स्क्वायर को 2 बार डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये क्या किस फॉर्म की तरह सिमिलर है, ये वाला जो फॉर्म है, ये वाला आप देख सकते हैं फॉर्म, ये वाला फॉर्म है, ये फॉर्म 4 की तरह सिमिलर है जो जनरल फॉर्म है। तो जनरल फॉर्म देख लेते हैं हम लोग क्या है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। अगर इस टाइप का अगर फॉर्म होगा हमें, तो 1/d को पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है, मतलब दो अलग अलग पार्ट में कर देंगे, 1/d माइनस डी डैश अगर स्क्वायर का टर्म में है, और 1/d प्लस डी डैश इस टाइप का टर्म कर सकते हैं अगर स्क्वायर है दोनों का। ठीक,
मान लो कोई हमारा दिया हुआ इस टाइप का हमारा 2 फ्रैक्शन निकल गया, तो हमें देखना कि ऑब्जर्व क्या करना है इसमें, ऑब्जर्व करना है इसमें m, ठीक है m, क्योंकि जो m का होगा वही हम c माइनस एम एक्स में बैठाएंगे। ठीक, यहाँ पर हमारे पास m क्या हो रहा है, m हो रहा है, m की वैल्यू हो रही है 1/2, तो y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, तो y इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, c माइनस एम एक्स सब्सटीट्यूट करेंगे, m की वैल्यू क्या है 1/2, तो c माइनस 1/2 एक्स। ठीक, इसको सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारे क्या एक कांस्टेंट फंक्शन या कोई फंक्शन ऑफ एक्स मिल जाएगा और उससे हम आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ थियोरी में दिया हुआ है उसी टाइप से हम क्या करेंगे, यहाँ पर m की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, और यहाँ पर y की जगह क्या बैठाएंगे, y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक, m की वैल्यू 1/2 तो c माइनस 1/2 एक्स। क्लियर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। अगर यहाँ क्लियर ना हो तो आगे हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले हैं इससे रिलेटेड, तो वहाँ भी आपको क्लियर हो जाएगा वहाँ पर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा आ गया क्या, 1/2 हो गया हमारे m का वैल्यू, तो y को हम क्या कर देंगे, y इक्वल टू सी माइनस 1/2 एक्स सब्सटीट्यूट कर देंगे y के जगह। ठीक, तो हमारे पास क्या बचता है देख लेते हैं। देखो रिप्लेसिंग y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, वाई इक्वल टू सी माइनस 1/2 एक्स, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास सॉल्व करके, log 2c बचता है। क्या बचेगा, log 2c। log 2c मतलब एक कांस्टेंट टर्म है, अगर कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाता है इंटीग्रेशन में, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। तो सिमिलरली वही कर देते हैं, इसको सब इरेज कर देते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप ले सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2 डी डैश इंटीग्रेशन ऑफ log 2c dx। तो log 2c dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log 2c x हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, c की वैल्यू बैठा देंगे, जैसा कि हम लोगों ने जाना है कि c इक्वल टू क्या किया था, y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स लिया था हम लोगों ने। ठीक है, y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, तो सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, c की वैल्यू क्या हो जाएगा, y प्लस एम एक्स हो सकता है, होगा कि नहीं होगा, तो y प्लस एम एक्स मतलब y प्लस 1/2 एक्स। ठीक है, y प्लस 1/2 एक्स, तो y प्लस 1/2 एक्स अगर यहाँ बैठाते हैं हम लोग 2c में, तो हमारे पास क्या मिलेगा 2y प्लस एक्स मिलता है इंटू एक्स। एक्स क्या है, जो इंटीग्रेशन से हमारे पास आया था। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक बार और इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, क्योंकि वैसा ही टर्म हमारा फिर से आ रहा है फॉर्म 4 वाला। तो फिर से हम क्या करेंगे, y इक्वल टू सी माइनस एम से रिप्लेस करेंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी माइनस 1/2 एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास और क्या हो सकते हैं। हमारे पास log 2y प्लस एक्स इंटू एक्स था, ये वाला टर्म था, और y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स था, y इक्वल टू सी माइनस 1/2 एक्स था, ये वाला टर्म था हमारे पास रिप्लेसमेंट। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर y है इसको हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पर सी माइनस 1/2 एक्स से, तो रिप्लेस करने के बाद क्या निकलता है 2c माइनस एक्स इन प्लस माइनस एक्स प्लस एक्स, ये कट जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, तो log 2c हो जाएगा, फिर कॉन्स्टेंट है फिर बाहर हो जाएगा, और यहाँ जो x है dx के साथ इंटीग्रेट होकर x² हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो आगे देखते हैं हम लोग क्या होगा। यहाँ पर log 2c बाहर चल गया, 4 log 2c, एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया x²2, 4 log 2c और 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x² log 2c। फिर c की वैल्यू हम बैठा देंगे, तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा पी आई इक्वल टू 2x² log 2y प्लस एक्स। यहाँ तक अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो आप लोग, और इसमें कोई डाउट है तभी कमेंट करो, ताकि आने वाली वीडियो में और इससे अच्छे तरीक़े से एलेबोरेशन दे पाऊँ। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि नेक्स्ट इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास क्या था, f इंटू वाई प्लस 1/2 एक्स इंटू एक्स इंटू एफ टू वाई प्लस 1/2 एक्स। ये वाला फॉर्मूला आप लोग देख सकते हो, पिछली वीडियो में इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया कि कैसे इसे सॉल्व होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा 2x² log 2y प्लस एक्स, कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये हमारा हो गया फाइनल उत्तर। ठीक, अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये तो सिर्फ आपकी क्या है एग्जांपल्स के क्वेश्चंस हैं जिसे मैंने समझाया था 20 ग्रेवाल के। अब हम जो एक्सरसाइज जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हम और अच्छे से समझेंगे कि क्या कैसे हो रहा है। थियोरी पार्ट तो वही रहेगा। अगर आपको यहाँ क्लियर हो जाता है थियोरी में, दो वीडियो मैंने इसलिए लिया थियोरी सेक्शन का, ताकि आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अगर यहाँ क्लियर नहीं होगा तो आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जो थोड़ा टिपिकल टाइप के होंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास ये हो गया। तो अगर गाइस आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को, बहुत हेल्पफुल होगी, और सब्सक्राइब करो चैनल पर नए, और बेल आइकन को जरूर दबाओ ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए गाइस थैंक यू एंड शेयर द वीडियो।